हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे नीट के टोटल प्योर PYQs बना रही हूं। तो आपका जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो इवोल्यूशन का चैप्टर है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिएगा। और चलिए आज हम लोग अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं फ्रेंड्स। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं वो हैं, फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, एंड सेकंड है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स, एंड थर्ड है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, एंड जो फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, एंड ऑप्शन सी है 2 3 1 और उसके बाद है 4। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंड्स, जिसमें कि होगा 2, ठीक है, यानी कि सब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताने हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो सेकेंड वाला इवेंट है यानी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स वो हुआ। देन उसके बाद सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, यानी कि मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर्स बनते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा। तो पहले मोनोमर्स, जैसे कि अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सेलुलोज की बात करें तो उसका मोनोमर ग्लूकोज है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मोनोमर से मिलकर के क्या बने, पॉलीमर बने। और देन उसके बाद फर्स्ट वाला है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट, उसके बाद देन प्रोटोबायोन्ट्स बन गए। देन लास्ट में जो फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, और लास्ट में जो जेनेटिक सिस्टम बना उसमें DNA था। ठीक है, तो ये जो हमारा था वो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन था, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या है, नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ए है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमेबली एनारोब्स। ऐसा कहा जाता है कि जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे जो अपीयर हुए थे वो नॉन ग्रीन थे, और कैसे थे, वो एनारोबिक थे, यानी कि वो विदाउट ऑक्सीजन वो रह सकते थे। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी वो रेस्पिरेशन करते थे। और उसके बाद जो बी है, द फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वर द केमोऑटोट्रॉप्स। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वर केमोऑटोट्रॉप्स दैट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। और फिर यहाँ पे जो बी है वो ये है कि जो पहले जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स थे वो केमोऑटोट्रॉप्स थे और वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते थे। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन ए है यानी कि ए एंड बी आर करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और जो पहले जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए थे वो नॉन ग्रीन थे, एनारोब्स थे, और जो फर्स्ट जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स थे वो केमो ऑटोट्रॉप्स थे फ्रेंड्स, और वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। अब मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है फ्रेंड्स, देखिएगा। इन मिलर एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, ammonia, hydrogen and water vapor in a closed flask to mimic early earth condition. What was the temperature at which this flask was kept? अब देखिए पूछा है कि वो टेम्परेचर क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए है 800 एंड बी है 1200, सी है 200 एंड डी है फ्रेंड्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए जनरली क्या होता है, लोग मिलर का एक्सपेरिमेंट जब याद करते हैं तो उसमें मिक्सचर जो उन्होंने यूज़ किया था वो याद करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर पे इतना कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ही पूछा था कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना यूज़ किया गया था। तो मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो मिक्सचर यूज़ किए थे फ्रेंड्स वो भी, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। वो था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो
और उसमें जो ऑप्शन यहाँ पे जो थर्ड का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था, यानी कि इन्होंने 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किया था, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया था इस टेम्परेचर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 हमारे पास है, स्टैनले मिलर हैड पुट द ओपेरिन हैल्डेन थ्योरी टू टेस्ट in 1953 by creating in the laboratory the probably conditions of the primitive earth. In the experiment, simple amino acids were synthesized from which of the following mixture as observed after 18 days. अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मिक्सचर पूछा गया है, तो देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास H2O2N यानी नाइट्रोजन एंड वाटर, ऑप्शन बी है मीथेन CnH2nO2, सी है H2NH3CH4 एंड वाटर वेपर, एंड डी है अमोनिया मीथेन एंड ऑक्सीजन। AMU का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसको ही पूछा गया है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपको पता है, ये अभी पहले भी डिस्कस किया था, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऑप्शन सी है हमारे पास यहाँ पे। एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास मीथेन। हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम उसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फ्रेंड्स फिर से बात करते हैं। तो देखिए जो स्टैनले मिलर थे उन्होंने 1953 में जो है एक एपरेटस डिज़ाइन किया था। ठीक है, और इन्होंने जो कंडीशंस रखी थी वो ऐसी कंडीशंस रखी थी जो प्रिमिटिव अर्थ या जो पहले की जो हमारी अर्थ पर होती थी। ठीक है, और ये जो था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे फ्रेंड्स। ठीक है, और ए बायोजेनिक इवोल्यूशन हुआ था ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो अब जो मिलर थे उन्होंने जो मिक्सचर यूज़ किया था वो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर लिया था। और जो ये जो मिक्सचर था वो क्या, उसको में क्या किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया था और उसके बाद फिर कंडेंस कर दिया था इसको, यानी कंडेंसेशन कर दिया था। तो जो प्रोडक्ट थे वो क्या एक्सट्रैक्ट हुए थे, तो जो प्रोडक्ट थे वो एक्सट्रैक्ट किए हुए थे फ्रेंड्स, और इसको फिर आइडेंटिफाई किया था क्रोमेटोग्राफी में। और उन्होंने ये पाया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो लार्ज सैंपल यानी कि जो ज़्यादा सैंपल हैं, बड़े सैंपल हैं, ठीक है, उसमें कुछ में अमीनो एसिड जैसे कि एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड ये सारे भी मिले। तो मिलर ने प्रूव कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो लाइफ की बेसिस है, यानी कि बेसिस ऑफ लाइफ है, और वो ए बायोजेनेटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स। इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि कोई स्पीशीज़ है उसमें जो न्यू बॉर्न का वेट है वो कितना है, वो रेंज कर रहा है फ्रॉम 2 से 5 kg, और है 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव। और ये कह रहे हैं कि जो 90% जो न्यू बॉर्न है जिनका एवरेज वेट 3 से 3.3 kg के बीच में है वो सर्वाइव करते हैं, वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 और 4 to 5 kg डाई। और जबकि जो 99% इन्फेंट हैं जिनका वेट 2 से यानी 2 से 2.5 kg है या फिर 4.5 से 5 kg है वो मर जाते हैं। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है,
आपका जो ऑप्शन है वो है ए साइक्लिकल सिलेक्शन, बी है डायरेक्शनल सिलेक्शन, सी इज़ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डी इज़ डिस्रप्टिव सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन बताना होगा कौन सा करेक्ट है। देखिए ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ और आप इसको समझिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो हो जाएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको समझते हैं कि जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वो एक बैलेंसिंग टाइप होता है, ठीक है। किसका बैलेंसिंग टाइप होता है? ये नेचुरल सिलेक्शन का एक बैलेंसिंग टाइप होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है फेवर करता है एवरेज साइज़ के इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और जो एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स होते हैं यानी बहुत जो एक्सट्रीम किसी भी चीज़ में अगर वेट में ले सकते हैं तो वेट में जो बहुत कम वेट के होंगे और बहुत ज़्यादा वेट के होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा, और जो मीडियम वेट के होंगे उनको ये सर्वाइव करने देगा। अगर हम हाइट की बात अगर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको, और जो बहुत कम हाइट के इंडिविजुअल्स होंगे उनको एलिमिनेट करेगा, और मीडियम हाइट के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको सर्वाइव होने देगा यानी कि ज़िंदा रखेगा। तो ये जो होता है ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहाँ पे आपका सी तो करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 में आपका एक यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक देखते हैं, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस पर है फ्रेंड्स वो टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका वाई एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स जो भी मैं बोल रही हूँ ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, आई मीन थोड़ा अगर धुंधला दिख रहा होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनिएगा क्लियरली। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर स्टेबलाइजिंग, एंड बी है डायरेक्शनल, या सी है डिसरप्टिव, एंड डी है डिफरेंशियल। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि डिसरप्टिव, ठीक है। कैसे? ये जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स ये एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करता है, ठीक है। जो डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है वो क्या करता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप को सपोर्ट करता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप, ठीक है। ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, और ये जो है जो ज़्यादातर मेंबर जो मीन एक्सप्रेशन के होते हैं, ठीक है, और वो 2 पीक्स में होते हैं। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं उनकी 2 पीक्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका जो होता है वो इस तरीके से होता है कि 2 पीक आती है इसमें ग्राफ में, और ये क्या करते हैं, ये 2 डिफरेंट पॉपुलेशन का डेवलपमेंट को शो करते हैं कि ये 2 डिफरेंट पॉपुलेशन का डेवलपमेंट है यहाँ पे। तो ये जो है ऐसे मेंबर्स को एलिमिनेट करता है, ठीक है, ऐसे मेंबर को एलिमिनेट करता है, और यहाँ जिनका मीन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मीन एक्सप्रेशन होते हैं उसमें क्या होता है, ग्राफ में आपको 2 पीक शो होती है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से होता है कि जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के डेवलपमेंट को शो करता है। तो ये डिसरप्टिव है, ठीक है। तो आपका जो 6 होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिपमर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन 7 है यहाँ पे असर्शन, डार्विन्स फिंचेस शो अ वैरायटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। रीज़न है एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन्स फिंचेस रेडिएटेड आउट from South American mainland to different geographical areas of the Galapagos Island, where they found competitor-free new habitats. तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो गया, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी सही है। अब इसको तो समझना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सही है। तो देखिए जो डार्विन का फिंचेस हैं फ्रेंड्स, डार्विन फिंचेस जो थी वो एक्सेलेंट एग्जाम्पल थी, ठीक है। किस लिए एक्सेलेंट एग्जाम्पल थी? वो इसलिए एक्सेलेंट एग्जाम्पल थी कि स्पीशीज़ जीन पूल जो होता है, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ का जीन पूल होता है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव होता है, ठीक है,
अगर उसको अगर वो जो स्पीशीज़ होती है अगर वो ये चाहती है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर सके, ठीक है, तो उसको एडाप्टेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे एडाप्टेशंस करने पड़ेंगे, उसकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी उनको एडाप्टेशंस करने पड़ेंगे, उनकी जनरेशन्स को एडाप्टेशंस करने पड़ेंगे। तो ये जो फिंचेस थी फ्रेंड्स वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से फॉर्म हुई थी। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से फॉर्म हुई थी। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एडाप्टिव रेडिएशंस भी कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को एडेप्टिव एवोल्यूशन एडॉप्टिव, ठीक है, रेडिएशंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, एडॉप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं इनको। तो मैं क्या बता रही थी आपसे, ये जो फिंचेस थी, ठीक है, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडाप्टिव रेडिएशन शो करती हैं। किस लिए, ताकि ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को अवॉइड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए, तो किस लिए फ्रेंड्स, इंटर स्पेसिफिक, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आप यहीं पे समझ लीजिए फ्रेंड्स। देखिए दो टर्म आप समझिएगा, एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है। ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है, अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं या इंट्रा स्पीशीज़ की स्पेसिफिक की बात करते हैं, मतलब कि वो किसी एक ही स्पीशीज़ मतलब सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है, उसी के अंदर जो भी चेंजेस है कंपटीशन है। लेकिन अगर हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं तो ये बिटवीन द स्पीशीज़ होगा, यानी कि अगर हम इंटर सेलुलर की बात करते हैं तो दो सेल्स के बीच होगा, अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं तो किसी एक ही सेल के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एडॉप्टिव रेडिएशन शो कर रही थी वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए कर रही थी। अच्छा, अब ये जो और ये जो कॉमन बर्ड्स गैलापागो आइलैंड जो था, ठीक है, जो फिंचेस थी ये वहाँ की कॉमन बर्ड थी। ठीक है, जो फिंचेस थी ये गैलापागो आइलैंड्स की कॉमन बर्ड्स थी और ये मेन लैंड की फिंचेस से डिफरेंट थी। ठीक है, उनमें बहुत डिफरेंट थे, मतलब जिनको आप देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो ये मेन लैंड की फिंचेस से डिफरेंट होती थी गैलापागो आइलैंड की जो कॉमन बर्ड्स होती थी, फिंचेस होती थी। तो अब क्या, ये जो फिंचेस थी, ठीक है, ये जो इनकी स्पीशीज़ थी इन फिंचेस की, वो उनका जो बीक था, ठीक है, जो चोंच थी उनकी, वो डिफरेंट शेप और साइज़ की होती थी। ठीक है, क्यों होती थी, क्योंकि ये फीडिंग के लिए यानी कि खाने पीने के लिए अडॉप्ट हो चुकी थी और इनकी जो डाइट थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया होगा, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन और जो असर्शन और रीज़न है दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू ऑब्टेन काउज yielding higher milk output represent, artificial selection to obtain cows yielding high milk output represents, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं इसको, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। ओके, बी है यहाँ पे डिसरप्टिव as it splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output, and C है stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows। okay, और D है stabilizing selection as it stabilizes this character in the population। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 8 का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, वो हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शनल होता है ये। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इट पुश करता है द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये जो कैरेक्टर होता है उसके मीन को एक ही डायरेक्शन की तरफ बढ़ाता है, पुश करता है। तो इस तरीके से ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लैंक है, आपको बताना है, और बाय, उसके बाद फिर से ब्लैंक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने पहली बात तो इंट्रोड्यूस किया और कब? तो देखिए यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो किसने दी थी फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ठीक है, और 1859 में दिया था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन था फ्रेंड्स, तो ये जो है चार्ल्स डार्विन ने जो दी थी थ्योरी, वो क्या कहती है, ठीक है, वो ये कहती है कि जो है आपको पता है कि जो नेचर हो, मतलब ये इस पे इनकी जो थ्योरी थी इस बात पे डिपेंड करती थी कि जो नेचर है, ठीक है, यानी जो नेचर है वो क्या करती है, वो जो फिट होते हैं, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी आपकी जो स्पीशीज़ होती है वो स्ट्रगल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और जिसकी इनहेरिटेंस अच्छी होती है, ये उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो जेनेटिकली और जो इनहेरिटेंस में अच्छी होती है और जो स्ट्रगल में आगे निकल जाती है, फाइट करके आगे निकलती है, ठीक है, उस जिसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, वो क्या करती है, नेचुरल सिलेक्शन उसका हो जाता है, नेचर उसे खुद ही सेलेक्ट कर लेती है। अच्छा, और फिर जो आगे की उसकी जनरेशन होती हैं, सक्सेसिव जनरेशन होती हैं, वो और ज़्यादा बेटर होती जाती हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेती हैं। तो इस तरीके से वो स्पीशीज़ या वो जो जनरेशन होती है वो आगे बढ़ती रहती है और इस नेचुरली सेलेक्ट हो चुकी होती है और फिर वहाँ पे वो आराम से सर्वाइव करती है। अच्छा, ये जो एडाप्टेशंस होते हैं वो इंडिविजुअल में या और इंडिविजुअल की स्पीशीज़ जो होती हैं उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं, और जो और लास्ट में यानी जो अल्टीमेटली होती है फिर क्या होती है, न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है ओल्ड स्पीशीज़ से, यानी कि न्यू स्पीशीज़ ओल्ड स्पीशीज़ से ओरिजिनेट होती है। तो चलिए, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। जो 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1836 from his 5-year expedition but published his observation and conclusion in the form of book in November। अब देखिए इसमें सिंपली ईयर पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं जो ईयर है वो है सी, यानी 1859, ठीक है। तो देखिए जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन फ्रेंड्स, वो इंग्लैंड से अक्टूबर 1836 से रिटर्न हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड से रिटर्न हुए थे और ईयर था 1836, और ये 5 ईयर के एक्सपीडिशन पे थे। और जब ये रिटर्न हुए तो उन्होंने एनालाइज़ किया और बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस की, ऑब्जर्वेशन बनाया, ठीक है, अपनी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें देखी, 5 साल लगाए थे। तो और फिर क्या हुआ, फिर बीच में इन्होंने माल्थस थ्योरी जो थी, माल्थस ने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये माल्थस थ्योरी पे भी इन्होंने काम किया, उसको भी देखा, उससे भी केम अक्रॉस हुए। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या, एक जो अल्फ्रेड वेलेस थे उनसे फिर एक नोट या फिर आप कह सकते हैं ब्रीफ ऐसे भी इनको मिला, वो भी रिसीव किया इन्होंने, और इन्होंने इन सबको कंबाइन करके स्टडी किया, यानी कि अपना जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, फिर माल्थस थ्योरी एंड वेलेस के जो नोट थे, इन सबको कंबाइन किया इन्होंने, ठीक है, अपनी स्टडी किया। फिर जो नवंबर 1859 में इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को और जो सारे कंक्लूजन थे उसको एक बुक में पब्लिश कर दिया। और जो इनकी बुक का टाइटल था फ्रेंड्स वो क्या था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ लिख देती हूँ मैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, ये था नेचुरल सेलेक्शन। ये आप सुनिएगा और कहीं पे फ्रेंड्स प्लीज़ नोट करते जाइएगा जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन सी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास 11 आ चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। दी सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन दी फोरलिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है होमोलॉगी, बी है एनालॉगी, सी कन्वर्जेंट रिवोल्यूशन एंड डी है एडॉप्टिव रेडिएशन। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि होमोलॉगी बिल्कुल करेक्ट होगा। होमोलॉगी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं वो ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। यानी कि इनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होगा या वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन इनका जो वर्क या फंक्शन होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए तो अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब अगर हम एग्जाम्पल्स की भी बात कर लें तो जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ठीक है, चिड़ियों के पंख, बर्ड्स के विंग्स, और जो हॉर्स के फोर लिम्स होते हैं, ठीक है, ये होमोलॉगी शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। बर्ड्स विंग नोट करते रहिएगा, बर्ड्स विंग्स एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या शो करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों जो है वो होमोलॉगी शो करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्केलेटल पार्ट्स हैं फोर लिम्स के वो सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, और जो इनका अरेंजमेंट है, ठीक है, वो भी सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो चलिए होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का 11 का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अमंग दी फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है, ए है फोर लिम्स ऑफ मैन, बी बैट एंड चीता, बी है हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, सी है ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता, डी है आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन। तो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 12 का हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या है, आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये क्या है, एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था फ्रेंड्स, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। कहाँ ऑक्टोपस की आई और कहाँ बैट की और कहाँ मैन की तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिए जो ऑक्टोपस की आई होती है और बैट और मैन की आई, ये जो ऑप्शन है आपका ये एनालोगस ऑर्गन के लिए शो सही है फ्रेंड्स, और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारे पास। क्वेश्चन 13 है, ये है डॉक्यूमेंटेड माइक्रोफॉसिल्स हैव बीन फाउंड दैट आर एज ओल्ड एज। ऑप्शन ए है 2.5 बिलियन ईयर्स, बी है 3.5 बिलियन ईयर्स एंड सी है 1.5 बिलियन ईयर्स एंड डी है 2.5 बिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स। तो ये एम्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो चुका है, 3.5 बिलियन ईयर्स। तो ये आपको डेटा याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है। ऑप्शन ए हमारे पास जो असर्शन है वो है एनालॉगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर रीजन है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल डिपिक्ट्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स अभी इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की हुई है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि असर्शन एंड रीज़न दोनों ही फॉल्स हैं, ये दोनों ही फॉल्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम लगाते हैं। 15 है हमारे पास, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट्स आर। ऑप्शन ए है फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ बर्ड है एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन ए है पैलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बी है होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सी
homologous structure and represent divergent evolution, and D analogous structure and represent convergent evolution। AIPMT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन स्ट्रक्चर हैं ये और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉगस होते हैं, एनालॉगस से आप कन्वर्जेंट याद रखिएगा, होमोलॉगस से डाइवर्जेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेप्टिलियन एंसेस्टर्स ऑफ बर्ड। ऑप्शन ए है हेस्पेरोनिस, बी है इक्थियोर्निस, सी आर्कियोप्टेरिक्स एंड डी है लाइकेनोप्स। तो आप ये एम्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिस। आपको पता है फ्रेंड्स जो आर्कियोप्टेरिस है इसके बारे में क्या फेमस है। आर्कियोप्टेरिस जो होता है ये फर्स्ट फॉसिल बर्ड है। ठीक है, फर्स्ट फॉसिल बर्ड थी जो जुरासिक पीरियड में पाई गई फ्रेंड्स। और ये जो होती है इसको ये कहा जाता है कि ये जो है ये फ्रेंड्स कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, किसके किसके बीच की है, रेप्टाइल एंड बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। और इसके जो कैरेक्टर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि ये जो क्रो के साइज़ की थी, क्रो के साइज़ की थी और इसमें फेदर्स होते थे, और इसमें क्या होता था, इसकी जो टेल होती थी वो लॉन्ग होती थी। ठीक है, रिप्टेलियन टेल की जैसी, और ये जो मॉडर्न बर्ड्स की तरह नहीं होती है, और टूथ होता था इसके बीक में। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल से और कुछ कैरेक्टर बर्ड से मिलते जुलते थे। तो नाउ 17 में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 17 की तरफ बात करते हैं। फुटप्रिंट्स, टेल्स, tracks and tunnels of various organisms made in mud are rapidly filled in with sand and covered by sediments. This is an example of which of the following type of fossils। अब fossils का टाइप पूछा हुआ, footprints मिल रहे हैं, trails, tracks, tunnel of various organisms made in mud, rapidly filled with sand and covered by sediments। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पेट्रीफाइड फॉसिल्स, बी है इम्प्रेशंस, सी है इम्प्रिंट्स एंड डी है कॉप्रोलाइट्स। एएमयू का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रिंट्स। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये इसका थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये जो इम्प्रिंट्स फॉसिल होते हैं फ्रेंड्स उसमें फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, स्टेम्स हैं, जैसे कि प्लांट के स्टेम्स हैं, स्किन हो सकती है, विंग्स, ये सब होते हैं। और ये जो होता है क्या कहते हैं, प्लांट टिश्यू, इंसेक्ट्स या फिर लीव्स होती हैं, वो सब ट्रैप हो जाती हैं सेडिमेंट में, सेडिमेंट पाए जाते हैं। ये सेडिमेंट जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर इनके इम्प्रिंट्स मिलते हैं। और फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, रॉक में जो सेडिमेंट या फिर प्रिंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये सब इम्प्रेशन जो होते हैं वो ये सब किस में आते हैं, इम्प्रेशन फॉसिल्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 18 की तरफ देखते हैं। फोर लिम्स ऑफ कैट। ठीक है, फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताना है। ऑप्शन जो है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन, बी है एडॉप्टिव रेडिएशंस, एंड यहाँ पे हमारे पास सी है होमोलॉगस ऑर्गन, एंड डी है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी क्यों करेक्ट कर लेते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये IPMT का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए होमोलॉगस ऑर्गन में आपको होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में पता है कि इसके फंक्शन सिमिलर होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है वो जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओरिजिन जो होती है वो इसमें जो है आपका जो एनालॉगस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है देखिए जो विंग्स ऑफ बैट हैं, ठीक है, और विंग्स ऑफ पीजन हैं, ये एनालॉगस हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसमें स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विंग्स ऑफ मैमल जो होते हैं वो विंग्स ऑफ बर्ड से वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, और जो इनके फंक्शन होते हैं लेकिन वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, गिल्स ऑफ प्रॉन
और लंग्स ऑफ मैन, मैन के जो लंग्स होते हैं ये दोनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, लेकिन फिर भी इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो 19 है, 19 यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका जो 18 है, ठीक है, 18 की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा होमोलोगस ऑर्गन का तो आपका बताया ही था मैंने कि इसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है लेकिन फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 4 लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड, वेल और बैट, ठीक है, ये सब के बेसिक स्ट्रक्चर सेम होते हैं। और ठीक है, आपका जो स्केलेटल पार्ट होता है 4 लिम्ब का, ये सारा वर्टिब्रेट के जो स्केलेटल पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 4 लिम्स होते हैं एनिमल्स के, उनके शेप्स डिफरेंट होते हैं और फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लिजर्ड में ये वॉकिंग के लिए यूज़ होते हैं, कैट में रनिंग के लिए यूज़ होते हैं, वेल में स्विमिंग के लिए यूज़ होते हैं, बैट में फ्लाइंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 19 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग और एनालॉगस स्ट्रक्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग और एनालॉगस स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ, एनालॉगस का भी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन ए है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, बी है गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, सी थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड ट्रेंड्रिल ऑफ कुकरबिटा, एंड डी है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास 19 का आप देखिए ए और बी दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन एंड गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, इसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 20 है, एन इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन कॉमन एंसेस्टर विच इनेबल्स इट टू ऑक्यूपाई डाइवर्स हैबिटेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सी नॉन डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डी पैरेलल इवोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि एक इवोल्यूशनरी पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, ये जो है कॉमन एंसेस्टर्स में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये क्या ऑक्यूपाई कर रहे थे, जो डाइवर्स हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमने बता दिया है और यहाँ पे जो करेक्ट है वो बी हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है फ्रेंड्स, उसमें उसमें डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है, एडॉप्टेशंस होते हैं। ठीक है, और अपनी जो डिफरेंट नीड्स होती हैं और डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, और ये सब इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं वो कॉमन फॉर्म के होते हैं, सब कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, जैसे कि 4 लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट है। ठीक है, जैसे वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमन बताया था मैंने, ये सब डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। आपको पता ही है वेल कहाँ पे रहती है, ठीक है, ओशंस में रहती है। बैट आपको पता है कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, चीता और ह्यूमन, इन सब के बारे में पता है लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। सो इस तरीके से आपका ये जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स विद different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental challenge is called. Option A non-random evolution, option B adaptive radiations, option C natural selection एंड D है यहाँ पे convergent evolution। तो फ्रेंड्स नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 21 होगा उसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो डी करेक्ट हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं आपका, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो सुपरफिशियली होता है। और ये किससे होता है, ये जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर होते हैं उनसे सिमिलर होता है और सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में होते हैं ये। और जो इनका एग्जाम्पल है वो इंसेक्ट का विंग है और बर्ड्स हैं। ठीक है, और वेल की स्ट्रीमलाइन बॉडी और फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी है। और ऐसा भी कह सकते हैं हम कि इनका जो हैबिटेट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, और जो इनका जो एडॉप्टेशन होता है, उनमें जो एडॉप्टिव फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
22 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एमयू का हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग का वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है? रुडिमेंट्री ईयर मसल एंड थर्ड मोलर्स, बी है कॉक्सिजल टेल वर्टिब्री एंड स्कैल्प मसल्स, सी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द आई, एंड डी है ईयर पिन्ना पैटेला और ऑलिक्रेनन प्रोसेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ईयर पिन्ना पटेला एंड ऑलिक्रेनन प्रोसेस। ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन या रुडिमेंट्री ऑर्गन वो यूजलेस होते हैं, रेमिनेंट्स होते हैं, कुछ अवशेष होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये हमारे एंसेस्टर यानी पूर्वज जो होते हैं हमारे, उसमें तो फंक्शनल थे, वो तो इनका यूज़ करते थे, लेकिन हम में अब ये सिर्फ वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। रुडिमेंट्स रह गए हैं, बस अवशेष रह गए हैं उनके, जैसे कि थर्ड मोलर है, रुडिमेंट्री ईयर मसल्स हैं, कॉक्सिजल टेल है वर्टिब्रा में, ठीक है, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है आई की, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23rd, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ एज गिवन बाय हैकेल स्टेट्स दैट, क्या कहता है? ए ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी, फिलोजेनी रिकैपिटुलेट्स ऑन्टोजेनी, सी है ऑन्टोजेनी एंड फिलोजेनी नोट टुगेदर गो टुगेदर, एंड डी है देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन फिलोजेनी एंड ऑन्टोजेनी। तो फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल याद होगी, ये ए ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फिलोजेनी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 24 की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन भाई बहुत फेमस हैं, बहुत आते हैं ये। डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इज़ एन एग्जाम्पल, डाइवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए पहले हम लोगों ने डार्विन की फिंचेस के बारे में पढ़ा और अब मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ए ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी एडप्टिव रेडिएशन, सी पैरेलल इवोल्यूशन एंड डी पैरेलल रेडिएशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, यानी एडॉप्टिव रेडिएशंस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अलग अलग डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में जो डिफरेंट स्पीशीज़ थी उनमें एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों के हैबिटेट्स जो थे, ठीक है, ये सब एडाप्टिव रेडिएशंस में स्टडी की जाती है। और जो इनका जो बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें, ठीक है, एवोल्यूशन का जो प्रोसेस था उसका जो बेस्ट एग्जांपल था वो था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये इनकी अलग अलग जो स्पीशीज़ थी बहुत सारी जो जिन्होंने अडॉप्ट किया, किस तरीके से अडॉप्ट किया, ये कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स, बरोवर्स, ठीक है, फ्लायर्स, ये सारी थी सब अडॉप्टिव रेडिएशंस के एग्जांपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन 25, a gene locus has two alleles, capital A, small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive, homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? अब यहाँ पे ऑप्शंस तो फ्रेंड दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सीधे इसका आंसर ही बताऊंगी। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.16 कैपिटल ए और होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। उसके बाद देन 0.48 है यहाँ पे ए कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि ये आपका हेट्रोजाइगस हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरीके के एलील हैं और प्योर एलील नहीं हैं ये। और 0.36 जो स्मॉल है ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को बस मैं यहाँ पे एक हिंट भी दे देती हूँ, यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो P + Q = 1, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और क्या एक और है इसमें P² + Q² + 2PQ = 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर फ्रेंड यहीं पर एंड होता है और ये होपफुली आपको बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से मैंने ये बनाया। और आप लोग प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स सेफ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, थैंक यू।